बता दें हमें कि आपको विजिबिलिटी और साउंड वगैरह में कोई दिक्कत नहीं। ठीक है, आज हम हिंदी साहित्य, टॉपिक का नाम है आदिकाल, यानी कि इसी की मान्यता सबसे ज्यादा रही है। आदिकाल को आदिकाल के नाम से जाना जाता है बड़े स्तर पर। हालांकि चारण काल, सिद्धनाथ काल, वीरगाथा काल, बहुत सारी चीजें इसमें कही गई हैं। हम ग्रियसन को भी यहाँ पर उनकी भी मान्यता का विरोध करेंगे, शुक्ल जी की मान्यता का भी विरोध करेंगे, और आदिकाल को आदिकाल क्यों कहना चाहिए उस चीज पर भी हम यहाँ पर विचार विमर्श करेंगे। क्या है आज तारीख? आज है भाई 29 सितंबर, और 29 सितंबर 22। पहले यहाँ देखेंगे कि आदिकाल आदिकाल क्यों है ना। तो टॉपिक डाल लीजिए आदिकाल। और इस आदिकाल के अंदर जितने भी लोगों ने नए नए नामों से इसे पुकारने की कोशिश करी, चेष्टा करी, उन लोगों को भी हम यहाँ पर पढ़ते हुए आगे की तरफ चलेंगे। ठीक है जी, चलिए। लिखें कि एक बड़ा प्रश्न कि आदिकाल में किन रचनाओं को शामिल किया जाना चाहिए। बुक समझ में अभी आएगा भी नहीं मनोरमा जी, किसी को भी नहीं आता है शुरुआत में। थोड़ा थोड़ा क्लास करते रहे, थोड़ा थोड़ा बुक का एक आधा पन्ना लिखते पढ़ते रहे। बहुत ही कठिन तरीके से लिखा है उन्होंने, ठीक है, बहुत ही कठिन, मतलब पता ही नहीं उसे लिखा, मतलब ऐसा लगता है शुरुआत में मतलब बहुत महान विद्वान है, नो डाउट। नगेंद्र हो या राम स्वरूप चतुर्वेदी हो या द्विवेदी जी हो या शुक्ल जी की किताब हो, जिस चारों में से कोई भी एक किताब अगर आपके पास है, तो ऐसा लिखा है कि समझ में नहीं आता कि लिखा क्यों है और क्या लिखा है ना। धीरे धीरे आने लगेगा। समझने के लिए भी हमें इन विद्वानों की भाषा को समझने के लिए भी हमें एक समझ को बनाना पड़ता है। ठीक है, अब कोई यहाँ पर कोई भी बात वार्तालाप ना करे, हम बाद में लगभग 2:45 के अराउंड मैं आपको समय दूंगी कुछ देर का। यहाँ पर देखिए आदिकाल लिखे पहले तो कि भाई इसमें यही समझ नहीं आ रहा है आदिकाल में कि किन रचनाओं को रखना है। भले रामचंद्र शुक्ल ने कितना कहा हो कि नाथ, जैन, फलाना, ढिमका, सिद्ध, ये सब सांप्रदायिक है, फिर भी नाथों का भी, जैनों का भी, सबका हमारी इन रचनाओं में उल्लेख है, आदिकाल में उल्लेख है। ठीक है, आदिकाल में जैसे कल भी एक स्टूडेंट ने शायद सवाल पूछा था कि नाथ सिद्ध तो वो है सांप्रदायिक, तो भक्ति में आने चाहिए। एक्चुअली आदिकाल के नाम निर्धारण में ये भी एक समस्या हुई हमें नहीं, मतलब विद्वानों को, कि इसमें कई सारी विशेषताएं पैरेलली घूम रही हैं। जैसे भक्ति की विशेषता भी इसमें है, जैसे नाथ, सिद्ध, अलवार, नयनार, जैन, ये सब भक्ति भाव बना करके आ रहे हैं। इसी में सामंतों की बड़ाई के लिए, प्रशंसा के लिए चारण भी उपस्थित हैं, यानी कि यहाँ पर बड़ाइयां भी है, प्रशंसा भी है। यहीं पर बिहार विद्यापति भी है, पहेलियां और मुकरिया लेकर के आ रहे। पहेलियां मुकरिया समझते हैं ना, पहेलिया बूझो तो जाने। एक थाल मोती का भरा, ठीक है, तो पहेलियां मुकरियों का मतलब हुआ कि यहाँ पर रहस्यात्मकता भी है, यहाँ पर मनोरंजन भी है, मुकरियों में मनोरंजन भी होता है, यहाँ पर सामंतों की प्रशंसा यानी कि श्रृंगारिकता भी है। तो ये भी एक प्रश्न बना कि इसे नाम क्या दिया जाए, ये भी एक उसका कारण है। तो यानी कि इसलिए भी यहाँ पर चीजें इतनी ज्यादा कंफ्यूजिंग दिखाई देती है कि किसी अगर इसमें श्रृंगार काल कह दिया जाए इसको, तो भाई बाकी का क्या होगा। आध्यात्म में भी है, यहाँ पर जो है आपका वो भी है, हंसी मजाक टाइप वाला चीज। तो फिर एक प्रवृत्ति को आपने इतना उभार दिया, तो दैट वाज वेरी चैलेंजिंग, ये भी एक सवाल। तो यहाँ पर लिखें कि आदिकाल के अंतर्गत किन रचनाओं को लाया जाए, किन किन रचनाओं को रखा जाए। मान लिया यहाँ पर कोई कहे कि भारत भारती को इसमें ले आओ, तो भारत भारती को इसमें ले आओ। मुकरिया नहीं जानते, पर समझा देंगे हर्षित उनको, ठीक है। हंसाने के लिए होती थी, रचनाओं को संकलित किया जाए
आदिकाल के अंतर्गत किन किन रचनाओं को संकलित किया जाए, ये एक बड़े विवाद का प्रश्न था। ये एक बड़े विवाद का प्रश्न था कि भाई आदिकाल के अंतर्गत किसको लाया जाए। दूसरा आप इसमें लिखेंगे कि रामचंद्र शुक्ल के लाख मना करने पर भी, रामचंद्र शुक्ल के, लिखे शुक्ल जी के भारी विरोध के बावजूद भी, भारी विरोध के बाद भी सिद्धों, नाथों, जैन आदि के साहित्य को इसमें स्थान मिला है। ऐसा नहीं है कि इसमें स्थान नहीं मिला, नहीं मिल सकता था, इसमें स्थान मिला है। लिख लिए, आगे चलें। लिखेंगे आगे। इसके अतिरिक्त यहां पर इस आदिकाल में ही रासो साहित्य को, पूरे के पूरे रासो साहित्य को, अभी हम उतनी रचनाओं के नाम लिखेंगे, ऐसी 12 पुस्तकें हैं जिसमें लगभग 8 रासो साहित्य हैं, जिनके आधार पर हमारे शुक्ल जी कहते हैं कि इन आधारों पर मैं ये सिद्ध कर रहा हूं कि ये रासो साहित्य के आधार पर ही आई कैन प्रूव दैट कि ये वीर रस का या वीर गाथा काल इसको कहा जाना चाहिए। उन 12 की 12 किताबों के नाम मैं आपको लिखवा दूंगी। कुछ ऐसे दोहे भी लिखेंगे हम, कुछ ऐसी मुकरिया भी लिखेंगे जिनके आधार पर आप चीजों को समझ पाएंगे। लिखें आगे। समस्त रासो साहित्य को भी इसमें रखा गया। लिखें, यहां पर शुक्ल जी के ऊपर क्यों आरोप लगाया जाता है? क्योंकि रासो साहित्य आधा मिला ही नहीं, तो उसकी प्रमाणिकता पर ही संदिग्धता है। समस्त रासो साहित्य के साथ साथ विद्यापति की पदावली, विद्यापति के ऊपर सवाल पूछा जाता है कि विद्यापति भक्ति कवि है कि श्रृंगारिक कवि है। पिछले साल का पेपर देखना, उसमें आपको दिखाई दे। तो विद्यापति की रचनाएं या पदावली और खुसरो की रचनाओं को भी इसमें लिखा गया, शामिल किया गया है। ठीक है। पहेलियां, मुकरिया, खुसरो की रचनाओं को भी आदिकाल के साहित्य में शामिल किया गया। आदिकाल साहित्य में शामिल कर लिया गया। लिख लिया। आगे लिखें। इस साहित्य के अलावा, इस साहित्य के अलावा संदेश रासक, एक संदेश रासक, ढोला मारू रे दुहा, ये रचनाओं के नाम है, कोई ज्यादा दिमाग न लगाए इन पे। ढोला मारू रे, ढोला मारू रे दुहा और बसंत विलास,
वसंत विलास रचनाओं को भी इसमें शामिल किया गया है। ओके, नोटेड। आगे देखें। देख लिया। अब हम आदिकाल की प्रवृत्तियों को समझने के लिए यहाँ के भौगोलिक परिदृश्य को समझेंगे। कौन क्या कह रहा है देख लेते हैं। इस टॉपिक से रिलेटेड पिछले 7 साल में 16 क्वेश्चन आए हैं। बिल्कुल, बहुत बढ़िया। हर्षित का रिसर्च देखो भाई, बहुत बढ़िया। मैम जी कुछ वीडियो के पीडीएफ नहीं लगे हैं। हाँ ठीक है। नीलम, अगर आप मुझे टॉपिक बता देंगे, उनके मेल कर देंगे, तो मैं उनको हाथ से लिख के आपको दे सकती हूँ। ठीक है, थोड़ा सा मुझे बता देना। कई बार एप्लीकेशन की इशू के कारण बोर्ड पीडीएफ नहीं हो पाते वहां पर। अगर आप मुझे मैसेज कर देंगे तो मैं उसको देख करके, काफी बच्चों ने आंसर भी भेजे हुए, मैं उसको वहां पर देख करके लगा दूंगी। अब हमें समझना होगा कि ऐसी विशाल क्लास में आए हो। ठीक है, हाँ जी बताएं। बबली क्लास में हो, और ठीक है। अब यहां पर आप ये देखें कि हमें समस्त भारत के उस समय के समझना होगा कि परिदृश्य क्या था। कोई भी इतिहास अगर बन रहा है, कोई भी साहित्य अगर बन रहा है, तो उसके पीछे होने वाले जो भौगोलिक परिदृश्य होते हैं उनको हमें याद करना बहुत ही ज्यादा जरूरी होता है। ये टॉपिक है विशाल आदिकाल। ठीक है, आदिकाल में हम पढ़ रहे हैं कि आदिकाल क्या था, आदिकाल की जो रचना काल की पृष्ठभूमि थी वो क्या थी। ठीक है, और आदिकाल का नामकरण किन आधारों पर हुआ, ये सब चीजें पढ़ेंगे। इसमें आप लगे तो एक स्लाइड यहाँ पर ये लगा लीजिए कि इसमें हम पढ़ने क्या क्या वाले हैं। ठीक है, पढ़ने क्या क्या वाले हैं। कहां से शुरू हुआ था हमारे आदिकाल, हमने तो यहीं से शुरू कर दिया था इसको। अच्छा, तो अब तो लिखने में सही नहीं लगेगा। ठीक है, मैं आपको वैसे बता देती हूँ ओरली। इसमें हमें क्या लिखना है, इसमें हमें लिखना है कि आदिकाल है क्या, आदिकाल की प्रवृत्तियां क्या थी, और इसमें हमें यह भी लिखना है कि आदिकाल का नामकरण किस तरीके से हुआ, और इसमें आचार्य शुक्ल का क्या मत था, उन्होंने क्यों इसे आदिकाल वीर गाथा काल कहा, इसमें ग्रियर्सन क्या कह रहा है ना। नामकरण में समस्या में भी आप उन चीजों को यूज कर सकते हो, पर नामकरण की कई समस्याओं को हमने कल भी सॉल्व करा था, जहां पर हम कई चीजों को बता रहे थे। चलो, बहुत सारे बच्चों को इंटरेस्टिंग लगने लगा है, कम लग रहा है ये टॉपिक कुरैशी को, और कुछ बच्चों को इंटरेस्टिंग लगने लगा है। कल मैं मेरे भाई से बात कर रही थी, तो मैंने उससे बोला कि यार हम लोग पढ़ रहे हैं हिंदी साहित्य का इतिहास, तो उसने कहा ये तो बहुत मतलब नॉन इंटरेस्टिंग टॉपिक में आता है हिंदी साहित्य, मतलब ही इज डूइंग पीएचडी इन हिंदी साहित्य। सो उसको मतलब बहुत ज्यादा डेप्थ नॉलेज है ना। ग्रेजुएशन सिंगल सब्जेक्ट हिंदी, पोस्ट ग्रेजुएशन सिंगल सब्जेक्ट हिंदी, एंड नाउ ही इज डूइंग पीएचडी। और रिसर्चर्स को काफी मतलब लगाव सा हो जाता है अपने विषय से। कह रहा ये तो हमें भी बहुत ऐसे लगता है नीरस सा। तो कह रहा कि उन बेचारे बच्चों का क्या हुआ होगा जो बैच ही यहाँ से स्टार्ट किए। मतलब उसका ऐसा मानना है कि जो नोवेल से या कहानियों से स्टार्ट करते हैं बैच, वो इंटरेस्टिंग लगता है। बट मैंने कहा आप तो कुछ नहीं कर सकते, ये तो कभी ना कभी तो पढ़ना ही था। तो ही वो सेइंग कि नहीं, अब जैसे काल वगैरह शुरू होंगे या फिर रचनाएं शुरू होंगी तब मजे आने वाले हैं। तो है ना, तो आप लोग की फिक्र हमें भी है। ओके ठीक है जी। यहाँ पर देखें आप, इसमें लिखे कि इसकी पृष्ठभूमियां क्या थी, या फिर रचना काल जब हो रहा है तो रचना काल में किस तरीके की पृष्ठभूमि है। तो लिखे आदिकाल, आदि काल की रचनाकालीन, रचनाकालीन रचनाकालीन पृष्ठभूमि, आदिकाल की रचनाकालीन
पृष्ठभूमि, क्या रचना जब हो रही थी तो उस समय पर किस तरीके की पृष्ठभूमि यहाँ पर बन रही थी, उसको देखते हुए थोड़ा सा चलते हैं। एक्चुअली जब यहाँ पर आदिकाल पनप रहा है उसके कारणों में कोई एक राज्य या कोई एक स्थान से चीजें नहीं उभरी। जैसे मैंने कहा यहां से भी उभर रहा है, यहां पर भी उभर रहा है, यहां पर भी उभर रहा है, आक्रमण हो रहे हैं, अटैकर्स आ रहे हैं, ठीक है, अटैकर्स आ रहे हैं। तो यहां पर आप देखेंगे कि पश्चिम और पश्चिमोत्तर भागों में, पश्चिम और पश्चिमोत्तर भागों में रचना काल का परिदृश्य शामिल था, रचनाओं का परिदृश्य शामिल था। लिखो इसमें, भारत के दो विभिन्न छोरों पर इस समय, जैसे आप देखोगे कि जो जो राजस्थान है वो कहाँ है, जैसे आप देखोगे कि उत्तर भारत से अटैक्स हो रहे हैं, ठीक है, समझ रहे। तो लिखे कि इस काल में भारत के विभिन्न छोरों, यानी कि विभिन्न विभिन्न छोरों पर, विभिन्न छोरों पर कुछ गतिविधियों के कारण उथल पुथल है। उथल पुथल है, लेकिन एक तरफ जहां पश्चिम एवं पश्चिम, यानी कि यहां पर राजस्थान वाले एरिया में पश्चिम एवं पश्चिमोत्तर भाग में रासो ग्रंथ रचे जा रहे हैं, रासो ग्रंथ रचे जा रहे हैं, ठीक है। आप नीलम जी बस टॉपिक भेज देना मुझे, ठीक है। एक तरफ जहां पश्चिम में पश्चिमोत्तर भाग में रासो, डेट लिख दो तो और अच्छा, ग्रंथ लिखे जा रहे हैं, लिखे, यानी कि रासो ग्रंथ पश्चिम और पश्चिमोत्तर भारत में लिखे जा रहे हैं। वहीं पूर्वी भारत में, वहीं पूर्वी भारत में सिद्ध है, वहीं मध्यकाल मध्य भारत में, वहीं मध्य भारत में अमीर खुसरो आ गए, विद्यापति आ गए, लिखे। वही उत्तर भारत में इन्हें बोलता है ना ये कि सिद्ध और नाथ तो इसलिए उत्पन्न हुए क्योंकि मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया। सिद्ध एवं नाथ लिखो। वहीं उत्तर भारत में, सॉरी माफी चाहूंगी, ये कौन सा हुआ, पूर्व पश्चिम, पूर्वी भारत में, पूर्वी उत्तरी इधर इधर ही है, ये यहाँ से है ना, आप इसे उत्तरी लिख ले, पूर्वी लिख, ऐसे उत्तरी भी ठीक है, उत्तरी भी लिख सकते हैं, ठीक है। आप चलो यहाँ पूर्वी लिख लो। पूर्वी भारत में सिद्धनाथ के द्वारा रचना की जा रही है, लिखे आगे। लिख लिया, सिद्ध एवं, सॉरी, सिद्ध एवं नाथ मध्य भारत में, खुसरो जी कहाँ गए, आमिर खुसरो
अपनी रचनाएं, अपनी पहेलियों एवं मुखरियों के द्वारा आहत जनता, मतलब जनता क्या थी, परेशान थी, आहत थी, तो आहत जनता के जख्मों को सहलाने का काम कौन करेगा? जब उन्हें चुटकुले सुनाए जाएंगे, जब उनसे कुछ ऐसा कुछ किया जाए जिनसे उनका मन लगे, है ना, के द्वारा आहत हृदयों को, हृदय आहत क्यों है, अटैक्स हो रहे हैं, आहत हृदय क्यों सहलाने का कार्य कर रहे हैं। एक और विद्यापति पूर्वी भारत के पश्चिम छोर पर खड़े, पूर्वी भारत के पश्चिम छोर पर खड़े दो छोरों को मिलाने की कोशिश में, ठीक है, लिखें। इन छोरों को मिलाने की कोशिश कर रहे हैं और सिद्धनाथ पूरे के पूरे भारत में फैल गए। सिद्धनाथ एक जगह सीमित नहीं, दक्षिण भारत तक पहुंच गए। सिद्धनाथ जो हमने अभी लिखा था, सिद्धों एवं नाथों ने पूरे भारत में अपनी रचनाओं को प्रचारित प्रसारित कर रखा। डन। डन। लिखेंगे आगे कि अब ये सारी चीजें, ये सारे ग्रंथ चल रहे हैं, ये सारे साहित्य रचे जा रहे हैं। अब इसमें एक बड़ी भूमिका निभाता है आक्रमण। कुछ लोग ऐसे थे जो मरते हुए भी रचनाएं रचना चाहते थे, सुनना चाहते थे, जो युद्ध में हारना नहीं चाहते थे, और अगर हार गए तो अपनी प्रशंसाएं सुनना चाहते थे। लिखें कि लिख लिया यहां तक का। नेक्स्ट, आदिकाल के साहित्य निर्धारण में, आदिकाल के साहित्य की प्रवृत्तियों में इसके भौगोलिक परिवेश ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। यानी कि एक बहुत इंपॉर्टेंट सिद्धनाथ को रोहित कुशवाहा, मैंने आपको बताया था उस दिन भी कि जो बौद्ध धर्म है, बौद्ध धर्म में हीनयान महायान ये दो है, इसके अलावा एक और आया जो दादू टोले में विश्वास करता था, वही सिद्ध है। ठीक है,
ओके, जो नाथ परंपरा में विश्वास करता है, जो गोरखनाथ है, वो नाथ है। तो आध्यात्मिक तरीके का साहित्य ये दो लोग लिख रहे हैं। शॉर्ट नोट्स में आपको लिखवाऊंगी सिद्धनाथों पर, कोई दिक्कत की बात। अरे अरे किशन जी बहुत शुक्रिया। इसके जो ज्योग्राफिकल परिवेश है, इसने अहम भूमिका निभाई। ज्योग्राफिकल परिवेश में महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वहन, महत्वपूर्ण क्या महत्वपूर्ण भूमिका निभाई, लिखे फटाफट से। कि जब अटैक्स हो रहे हैं, लिखे इसमें कि पश्चिमोत्तर भारत में सामंती जीवन मूल्यों, सामंती जीवन मूल्यों के प्रचलन और बाह्य आक्रमण के कारण आंतरिक अव्यवस्था मौजूद थी। लिख ले, मैं अभी समझा दूं इसको। इस आंतरिक अव्यवस्था में आम लोगों का एक बड़ा हिस्सा युद्ध एवं प्रेम को सामंती जीवन मूल्य के रूप में स्वीकार कर लिया था। वे लड़ते हुए जीना चाहते थे और मरते मरते भी जीवन का रस भोग लेना चाहते। लिखवा रही, अभी कर दूंगी उसी को। इसी प्रवृत्ति ने वीर गाथात्मकता एवं श्रृंगारिकता के समन्वय को जन्म दिया। लेकिन इन आम लोगों में, अभी पलट दूंगी, कोई परेशान ना हो। लेकिन इन आम लोगों में एक ऐसा भी वर्ग था जो अब उब चुका था बेचारा। ऐसा भी वर्ग था जो विद्रोह, आक्रमण, युद्ध से उब चुका था। भरपूर टाइम दूंगी लिखने का, 1 मिनट का समय उब चुका था। अतः अब वह
आध्यात्मिकता की ओर जाना चाहते हैं। अतः सिद्धों के द्वारा, अतः सिद्धों के द्वारा लिखी गई आध्यात्मिक रचनाओं का की ओर वो ग्रुप, वो समूह आकर्षित है। भौगोलिक परिदृश्य समझ में आया? मेरे हिसाब समझ में आया होगा, जिसके नहीं आया दोबारा देखें। यहाँ पर मैंने एक चीज लिखी है, मैंने लिखा, यहाँ से देखेंगे, इसकी समकालीन पृष्ठभूमि, रचनाकालीन पृष्ठभूमि क्या थी, इस चीज को देखेंगे। कह रहे हैं ठीक है, यहाँ पर क्या है कि कुछ ऐसी गतिविधियां थी जैसे कि विभिन्न छोरों पर, यानी कि छोरों का मतलब होता है एक इस छोर पर, एक इस छोर पर, एक इस छोर पर, यहाँ पर, यानी कि भारत भूमि में अलग अलग दिशाओं में, अलग अलग छोरों में कुछ ना कुछ गतिविधियां ऐसी हो रही हैं। जैसे अगर आप पश्चिम की तरफ देखेंगे, यानी कि ये राजस्थान वाली पश्चिमोत्तर, यानी कि पश्चिम का सबसे उत्तरी हिस्सा, इसमें देखेंगे तो यहाँ पर रासो ग्रंथ लिखे जा रहे हैं। जैसे पृथ्वीराज रासो, चंद्रबरदाई, जानते हैं आप लोग ये सब नामों को। चंद्रबरदाई जी पृथ्वीराज के वो थे, दोस्त थे, और युद्ध में भी मतलब भाग लिया, पर इतनी लंबी लंबी फेंकी है ना, अभी बताएंगे हम आपको। ठीक है, कहीं पूर्वी, वहीं पूर्वी भारत में सिद्ध है, नाथ है। अब इसके पीछे कारण है डिमांड एंड सप्लाई, इकोनॉमी ले आओ इसमें। सिद्ध नाथों को क्यों पसंद किया जा रहा है, अभी जानेंगे उसको भी। ठीक है, कह रहे हैं कि मध्य भारत में कि बीच में जनता इतनी हताश हो चुकी थी, परेशान हो चुकी थी कि अब उन्हें कुछ एंटरटेनमेंट चाहिए, और एंटरटेनमेंट किसने दे दिया इन्हें? खुसरो जी ले आए। ठीक है, खुसरो जी क्या ले आए इसमें? ठीक है, खुसरो जी यहाँ पर क्या ले आते हैं? एक अलग प्रकार की पहेली मुकरियां ले आते हैं। अब जितने भी यहाँ पर आहत हृदय थे, उन आहत हृदयों को सहलाने का काम कर रहे हैं ये। आहत हृदय कैसे सहलेंगे? जब हमारा मूड खराब होता है तो हम कोई फनी वीडियो देखते हैं, और एक बार स्क्रॉल करें तो करते ही रह जाते हैं। वही फनी वीडियो का काम कर रहे हैं हमारे ये। एक और विद्यापति हैं। विद्यापति क्या कह रहे हैं? भारत के पूर्वी और पश्चिमी छोरों को जोड़ने का कार्य कर रहे हैं। सिद्धनाथ ने पूरे के पूरे भारत में अपनी रचनाओं को पॉपुलर कर दिया है, क्योंकि लोग युद्धों से, अब लोग जो है अरे भाई हमें माफ करो रे लड़ाई बड़ाई से, हमें ईश्वर में ध्यान लगाने दो रे बाबा। ठीक है, यहाँ पर आप देखेंगे आदिकाल के साहित्य की प्रवृत्तियों में इसकी जो ज्योग्राफिकल कंडीशन है उसने बड़ी भूमिका निभाई, चाहे कोई लड़ता रहे, कुछ भी कहता रहे। जो पश्चिमोत्तर भाग यानी कि राजस्थान वाला एरिया, वहां पर सामंत जीवन था। सामंत कहा जाता है, आप कह सकते हैं जैसे कि जो राजा होते हैं, जो मतलब जिनके पास में सब धन धान्य होता है, जो युद्ध लड़ते हैं, जो बलशाली होते हैं, जो सब कुछ है उनके पास। कह रहे हैं कि उनके जीवन के मूल्यों के प्रचलन और बाह्य आक्रमण, मतलब उनके जीवन के मूल्य क्या थे कि वो राजशाहों की तरह रहें, गद्दी पर रहें, जनता आए उनकी प्रशंसा करे। और अब होने लगे आक्रमण, जनता चाहेगी कि तुम हमें उससे बचाओ। अब यहां पर दो ग्रुप बन गए,
तो जो जो इन आक्रमणों वगैरह से या उन सामंती जीवन मूल्यों से जो एक प्रकार की इरेग्युलरिटी या फिर अव्यवस्था बनी राज्यों में, उसमें दो प्रकार की जनता पैदा हुई, दो प्रकार के ग्रुप मुख्यतः देखे गए। एक तो ऐसे ग्रुप थे जो ये कहते थे कि वी विल फाइट, वी विल फाइट, वी विल विन। तो जो वी विल विन वाले थे, जो कहते थे मैं पड़े पड़े सैया पे भी, मैं मरते मरते मतलब मरते मरते भी युद्ध लड़ता है। तो ऐसे लोगों को तो चाहिए था आरंभ है प्रचंड, यही चाहिए था कि मैं मरे मरे भी यहां पर सुनता रहूं ऐसी मोटिवेशनल लाइन कि मैं मरे मरे भी चलता रहूं और युद्ध लड़ता रहूं। एक जनता तो ये थी। दूसरी जनता कह रही थी कि भाई अब माफ करो यार, हो गया तुम्हारा, हमें अब ईश्वर चाहिए और कोई नहीं चाहिए। दो तरीके के लोग थे, यही लिखा है मैंने। कह रहे हैं कि एक तो ऐसे थे जो युद्ध और प्रेम, प्रेम जहां पर भी आएगा वहां श्रृंगारिकता आएगी, प्रेम में मधुर मिलन की वो आएंगी। तो जब यहाँ पर विद्यापति अपनी पदावलियों को लाएंगे, जब यहाँ पर अमीर खुसरो जैसे व्यक्ति आएंगे, तो वो इनकी फुलफिलमेंट करेंगे, इनकी इच्छाओं की। कह रहे कि आंतरिक अव्यवस्था में आम जनों का एक बड़ा हिस्सा था, आम लोगों का, जो युद्ध एवं प्रेम को, यानी कि युद्ध एवं प्रेम को ही क्या करना चाहता था, सामंती जीवन मूल्य के रूप में जिन्होंने एक्सेप्ट कर लिया था, एडॉप्ट कर लिया था, वो लड़ते हुए जीना चाहते थे। कह रहे कि मरते मरते भी जीवन में मैं रस भी लूंगा, यानी कि रानी भी चाहिए, अलग अलग लोग भी चाहिए, मेरे रूप श्रृंगार मेरी वीरता की कोई प्रशंसा भी करे, और मैं युद्ध भी लड़ूं। यानी कि मैं क्या जीवन का रस भी लेना चाहता हूं मरते मरते, और युद्ध भी करना चाहता हूं, यानी कि लड़ते हुए जीना चाहता हूं। और अगर मर भी गया तो कोई गम नहीं, क्योंकि मैंने सारी चीजें कर ली हैं। अब आगे आ जाए। दूसरा था, इस प्रवृत्ति ने तो वीर गाथात्मकता को जन्म दिया। वीर गाथात्मकता क्या है, जहां वीरों की ऐसी प्रशंसा हो, वीरों को ऐसा मोटिवेशन मिले। तो इस प्रवृत्ति ने, जो लड़ते लड़ते जीना चाहते थे, जो मर के भी जीना, जो मर के भी अपना नाम अमिट कर देना चाहते थे, वो कौन थे, वो वीर थे। तो वीर गाथात्मकता की प्रवृत्ति उन्होंने दी, श्रृंगारिकता भी उन्होंने ही दी, यानी कि वो रस का भी भोग कर लेना चाहते थे। तो एक प्रकार से दो भावनाएं जुड़ गई, समन्वय, कोऑर्डिनेशन हमें यहाँ पर दिखाई देता है। इन आम लोगों में एक ऐसा भी वर्ग था जो विद्रोह, आक्रमण, इन सब से क्या हो चुका था, ऊब चुका था। विद्रोह और आक्रमणों से ऊब चुका था। वो कहता था भाई तुम छोड़ो, हमें ईश्वर की शरण में जाने दो। इनके द्वारा जब ये थे तो इनकी डिमांड किसने पूरी करी, तो सिद्धों ने। तो इसलिए ये आध्यात्मिक रचनाएं भी यहाँ पर काफी ज्यादा पॉपुलर होने लगी। मुझे बताएं, कारणों में समझ के आए कि नहीं? नहीं बताएं जल्दी से, कारण समझे कि नहीं, एक बार तेजी से बताएं कि क्या इसके पीछे के कारण रहे थे। इतनी चीज समझ में आ गई कि नहीं? सारे स्टूडेंट्स एक बार हामी भरेंगे कि हाँ भाई समझ में आ गई। चले बताएं फटाफट से, बताएं आगे क्या समझ में। अब लिखे आगे, आदि काल का नामकरण। आदि काल का नामकरण लिखे। यहाँ पर शुक्ल जी सबसे ज्यादा प्रभावी रहे हैं, है ना। शुक्ल जी का यहाँ तक की बच्चे समझ में आई चीजें या नहीं आई? जिसको नहीं आई वो बताएंगे। ठीक है जी। लिखिए इसमें, भाई हमने क्यों किया इनको, हमने क्यों कहा कि आदिकाल होगा, भक्ति काल होगा, रीतिकाल होगा, ताकि हम एक व्यवस्थित तरीके से रचनाओं का अध्ययन कर सकें। ठीक, हिंदी साहित्य के इतिहास का एक व्यवस्थित अध्ययन करने हेतु
कालों के अनुसार इन्हें बांट दिया गया है। ठीक है, अलग अलग कालखंडों में साहित्य की प्रवृत्ति के आधार पर, मतलब आप इस चीज की संवेदना को समझे कि यहाँ पर बोरा भर की रचनाएं पड़ी थी। ठीक है, शुक्ल जी ने आदिकाल को कौन सा नाम दिया था भाई, कौन बताएगा? है, बताएगा, जल्दी बताए, कौन सा नाम दिया था? कल ही पढ़ा है मैंने, अभी वापस बताऊंगी। कोई है स्टूडेंट हमारे यहाँ पर जो इनका फौजी जी का? अच्छा एक बात बताओ, आप तो किसी और विषय में थे ना, एक बार आप मुझे कह रहे थे कि मैं गलती से इस विषय में आ गया हूँ, आप तो इतिहास के अभ्यर्थी थे, बताएं। पिछला रह गया क्या आपका? लो लिख लो। चलो तब तक आप इनका नाम बताओ, क्या था नाम, फटाफट बताओ। देखिए, वीर गाथा काल, बहुत बढ़िया। वीर गाथा काल कहाँ है हमारे? शुक्ला जी ने, शुक्ल जी ने लिख लिया। चलिए, अलग व्यवस्थित करने होते अलग अलग कालखंडों में साहित्य की प्रवृत्तियों, साहित्य की युगीन प्रवृत्तियों लिखी, साहित्य की युगीन प्रवृत्तियों के आधार पर बांटा गया। ठीक है, बांटा गया। आगे लिखे, इसी विकास क्रम में 10वीं से 14वीं, ठीक है, मतलब कोई कहता है कि 1050 से है, कोई कहता है 1035 से है, कोई कहता है 1000 से 1375 है, कोई कहता है 1050 से 1375 है। माने कि यहाँ पर एक ही कालखंड है, वही 10वीं से 14वीं सदी हम इसमें लिख रहे हैं। इसी विकास क्रम में 10वीं से 14वीं सदी के काल को क्या कहा गया? कोई वीर गाथा काल कह रहे हैं, वीर गाथा काल है ना, आदिकाल, आदिकाल, चारण, चारण काल, सिद्ध, सिद्ध नाथों, लिख लिया। सिद्ध सामंत बना, सिद्ध सामंत काल आदि, आदि नामों से। अब हम यहाँ पर आज जाना, आज हम शुक्ल जी को यहाँ पर वो करेंगे, काटेंगे, क्यों ठीक क्यों नहीं। वो खुद ही कहते हैं कि सिद्ध सामंत थे ही नहीं, इनको बाहर करो, और खुद ही कहते हैं कि भारत में भक्ति आंदोलन की जो नींव पड़ी है वो सिद्ध सामंत ने डाली। यार या तो तुम उधर क्लियर करो अपनी बात को, ठीक है, या फिर इधर मत कहो कुछ भी। अभी हम यहाँ पर कुछ ऐसे तर्कों के आधार पर उनको काटेंगे, और जो उन्होंने पुस्तकें डाली है ना वो मिली भी नहीं बात। चलो लिख लिया, लिखो इसमें, लिख लिया, लिख लिया ये। अब इसमें सबसे जो प्रभावी तर्क दिया है वो दिया है अरे वाह, चलो लिख लिया। नेक्स्ट, रामचंद्र शुक्ल, वीर गाथा का, लिख लिया, वीर गाथा का। वीर गाथा काल को कहने के पीछे फौजी जी, अब समझ आ गई शुक्ल जी ने क्या कहा है, ठीक है।
वीर, या ये लिखिए हिंदी साहित्य, हिंदी साहित्य में पहले काल को वीर गाथा काल सबसे पहले इन्होंने कहा है। वीर गाथा काल नाम देने का सबसे प्रभावी प्रयास किसके द्वारा किया गया? शुक्ल जी के। सबसे प्रभावी प्रयास शुक्ल जी ने किया है पहली बार। और शुक्ल जी ने किया तो किया और कहा कि भाई 1050 से 1375 तक की जितनी रचनाएं वो सब किस में आएंगी? वो सब आपकी वीर गाथा काल में आएंगी, ऐसा हमारे शुक्ल जी कहते हैं। और एक बड़ा हस्ताक्षर, एक बड़ा नाम आपके इसमें आ जाता है। ठीक है। इस काल यानी कि इस जो ड्यूरेशन है 1050 से 1375, इसकी 12 रचनाओं के आधार पर ये कहते हैं कि वीर गाथा काल है। देख लेते हैं इस काल की 12 रचनाओं के आधार पर शुक्ल जी ने इस काल को वीर गाथा काल कहा। और जिसमें जब ये रचनाओं का ला रहे हैं ना, ढूंढ के कह रहे हैं कि ये वीर गाथा काल है, इसमें एक्चुअली 4 रचनाएं अपभ्रंश की, तो उस आधार पर तो अपभ्रंश काल होना चाहिए था। 8 रचनाएं जो है उसकी है रासो। लिखिए, लिखो, रचनाओं का नाम लिख दो फटाफट से या ढूंढ लोगे? आपके रचनाओं के नाम लिखना जरूरी है? बताओ, लिखोगे? देखो भाई, आचार्य शुक्ल के नामकरण का आधार क्या आधार है? लिखें, अपभ्रंश की 4 रचनाएं हैं। वो कौन कौन सी रचनाएं हैं? चल लिखो, ये है तो रासो ग्रंथि पर अपभ्रंश में लिखा गया है। ये भी रासो ग्रंथि ही है। नल सिंह की एक रचना है विजयपाल रासो। विद्यापति की कीर्तिलता और इन्हीं विद्यापति की कीर्ति पताका। ओके, चलो ये जो भी उस समय की देश भाषा थी ये उसके आधार पर देश भाषा की रचना, यानी कि जो वहां की भाषा थी उसके आधार पर 8 रचनाएं हैं। लिखें उन 8 के नाम। दलपति विजय,
खुमान रासो, कुमार रासो, नरपति नाल, बीसल बीसल देव रासो, चंद्र बरदाई, पृथ्वी राज रासो, जगनिक, परमाल रासो, भट्ट केदार, जय प्रकाश, मधुकर कवि, जय मयंक, जय मयंक, जस चंद्रिका, ओहो, जय मयंक, जस चंद्रिका। नेक्स्ट खुमान की संगीता, क्या दिक्कत हो गई? संगीता, क्लास नहीं चल रही? लिख लिया? बोलूं? अब शुक्ल जी ने ये आधार दिए हैं। तीसरी क्या है, चलिए बोल देती हूँ। शुक्ल जी ने कहा ये 12 रचनाएं ऐसी रचनाएं हैं जिनके आधार पर मैं कह सकता हूं कि यहां पर ये वीरगाथा काल है। और क्या है ये रचनाएं? इन्होंने 4 रचनाएं तो उठाई अपभ्रंश की और 8 रचनाएं उठाई है देश भाषा। ठीक है, यहां पर जो पहली रचना है उसके रचनाकार है सारंगधर जी और रचना का नाम है तो रासो ही ग्रंथ है, पर ये अपभ्रंश में लिखा गया है हमीर रासो। ऐसे ही लिखेंगे, हमीर, हमीर नहीं लिखेंगे, हमीर रासो। नल सिंह ने लिखा विजयपाल रासो। कीर्ति लता और कीर्ति पताका ये विद्यापति की हैं दोनों। और इन्हीं यहाँ पर जब आप अपभ्रंश को, जब हम वहां पर हिंदी के विकास को पढ़ेंगे, अगला जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक होगा जब भी, तो उसमें हम पढ़ेंगे कि अपभ्रंश अवहट्ट एक है या अलग है। तो यही है विद्यापति जी जिनकी किताब के आधार पर यह पता चलता है कि वो बिगड़ा हुआ स्वरूप है उसका। ठीक है, यहाँ पर इसी की रचना की तो याद रखना इनके नाम को, है ना। विद्यापति है, विद्यापति की 2 पुस्तकें आती हैं अपभ्रंश में लिखी, कीर्ति लता और कीर्ति पताका। इसको भी रामचंद्र शुक्ल ने कोट करा है। आगे बात आ जाती है देश भाषा की। जो उस समय का 13वीं से 14वीं 10वीं सदी का जो भी भाषा थी, उसके आधार पर इन्होंने 8 ग्रंथों को उठाया, जिसमें दलपति विजय ने खुमाण रासो लिखा हुआ है, खुमाण रासो। नरपति नाल्य है जिन्होंने बीसल देव रासो लिखा हुआ है। तीसरा है चंद्र बरदाई, जिसका ये बहुत बड़ी मात्रा में मतलब ढिंढोर पीटेंगे लिटरली,
क्योंकि भाई पृथ्वीराज चौहान को सभी जानते हैं, इनमें से कुमार, बीसल, परमाल, इन सबको तो फिर भी कोई नहीं जानता। पृथ्वीराज चौहान का बंदा बड़ा नाम है, तो इसलिए इसका खूब डिनोर पीटेंगे। अभी याद रखना, चंद्रबरदाई पृथ्वीराज के सखा भी थे, मित्र भी थे, युद्ध में भी पार्टिसिपेट किया और इन्होंने युद्ध को अपनी आंखों से भी देखा हुआ है। तो यहाँ पर आप देखेंगे कि पृथ्वीराज रासो चंद्रबरदाई ने लिखा, जगनिक परमाल रासो के द्वारा, भट्ट केदार के द्वारा यहाँ पर जयचंद प्रकाश लिखा गया, और मधुकर कवि ने जयमयंक जस चंद्रिका लिखा, जयमयंक जस चंद्रिका लिखा। नेक्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर दो और रचनाएं हैं जो देश भाषा में ही लिखी गई हैं, और इनका नाम है यहाँ पर खुसरो ने लिखी, आमिर खुसरो है ये, आमिर खुसरो पहेलियां लिखा, क्योंकि क्यों लिखा, क्योंकि एंटरटेन कराना था। पदावलियां लिखी विद्यापति ने। ये सारी चीजें समझ में आ गई। कोई पूछे किसके आधार पे कहा, बता दोगे। अब क्या मत देते, क्या मत देते हैं शुक्ल जी, क्या बोलते हैं। शुक्ल जी ने अपनी जो बताया बात, शुक्ल जी ने कहा देखो यार, जब हिंदी साहित्य का जिसे तुम आदिकाल कह रहे हो ना, अगर तुम एक किसी प्रवृत्ति को लोगे ना, तो श्रृंगार भी रखो, उसका नाम भक्ति भी रखो, अध्यात्म भी रखो, पता नहीं क्या क्या रख दोगे। क्लियर है ना यहाँ तक की सारी चीजें। किसी कोई दिक्कत, किसी कोई दिक्कत, ठीक है, किसी को कोई दिक्कत बताएं एक बार। कोई कह रहा है कि कितना है, 1050 से 1350। भाई इन्होंने ये जो रचनाएं ली हैं 1050 से 1375 के बीच में जो रचनाएं लिखी थी उनको लिया है, ठीक है। चलिए, और ये जो रचना काल है ना, ये भी वेरी करता है, कई अलग अलग लोग, पर टाइम पीरियड वही सा है। मतलब द्विवेदी ने भी कुल मिला के वही 2 4 10 साल आगे पीछे का है, क्योंकि टाइम माने ऐसे नहीं होता कि कल तक तो कोई काल ही नहीं था, आज सुबह उठे तो आदिकाल आ गया और फिर आदिकाल चलता रहा और सोमवार की रात को भक्ति काल अचानक से उत्पन्न हो गया, ऐसे नहीं होता है, ठीक है। तो चलिए, तो ये हम किसके अनुसार कह रहे हैं, ये इन्होंने इन रचनाओं को लिया है, जिन रचनाओं के टाइम पीरियड थे कहां से, 1050 से 1375 की अवधि के दौरान इन रचनाओं को लिखा गया था। अब हमारे जो महाशय हैं शुक्ल जी, तो शुक्ल जी का मत क्या है इसके पीछे, कि मैंने ये क्यों लिया और क्यों मैं इसे कह रहा हूं, शुक्ल जी का मत। उसके बाद में शुक्ल जी को हम खंडित करें, यानी कि विद्वानों ने जो रिसर्च करे ने कहा कि तुम ऐसा है, तुम ज्यादा बोलो मत, तुम अपने आप को, ठीक है, बहुत बढ़िया, ठीक है, ओके। कुछ बच्चों को समझ आ रहा है, कुछ भाई कुछ चीजें समझ में आ रही है या नहीं आ रही है। कह रहे कि अब समझ में आने लगा अंकुश, अरे अरे अरे, थैंक यू सो मच। क्या कर दूं, बैक कर दूं, बैक कर दूं, अच्छा ठीक है। चलो भाई लिखो, लिखो, मतलब आप पहले समझ लो फिर लिख लेना। ये लो, यहाँ पर क्या है, आचार्य शुक्ल अपने अपने तर्कों को देते हुए कुछ बातें बता, ठीक है, लिखे, लिखे। शुक्ल जी कहते हैं, शुक्ल जी कहते हैं कि इस युग की शुरुआत मुसलमानों के आक्रमण, यहाँ पर हमने देखा था, यहाँ पर हम देख रहे थे कि क्या हो रहा है, यहाँ पर हमने देखा था युद्ध है, यहाँ पर हमने देखा था कि एक तरफ क्या हो रहा है, एक तरफ से मुस्लिम अटैकर्स आ रहे, क्या है, मुस्लिम अटैकर्स आ रहे, ठीक है। तो शिवानी कह रही अब 21 तोपों को सलामी देंगे हम उनको। और एक बात और याद रखना, अगर आप फिलोसफी के स्टूडेंट होते तो और अच्छे से मैं बताती आपको, मैंने कुछ समय फिलोसफी पढ़ा, दर्शन। तो होता क्या है, जब मैं शंकर को पढ़ रही हूं तो पूरी तरीके से मैं शंकर बन जाऊं। शंकर बनने का मतलब समझ लो, जब हम शुक्ल जी को पढ़ रहे हैं तो हमें शुक्ल बन जाना है कतई, और जब हम शुक्ल जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं तब हमें बन जाना है नामवर सिंह, नगेंद्र द्विवेदी, सब बन जाना है।
और जब हम द्विवेदी को पढ़ रहे हैं, द्विवेदी एकदम सत्य है, द्विवेदी सत्य जगतम मिथ्या, द्विवेदी सत्य है, बस जगत मिथ्या है, समझ रहे। और जब हम चतुर्वेदी को पढ़ रहे हैं तो चतुर्वेदी सत्य जगतम मिथ्या, ये फंडा है। जिसको पढ़ रहे हो उसकी पर्सनैलिटी में उतर जाओ पूरी तरीके से, तभी जस्टिस कर पाओगे। तो अब शुक्ल जी के आ गया सलामी का समय, तो अब शुक्ल जी को बढ़िया तरीके से सलामी देंगे। पहले शुक्ल जी की बात सुनते हैं। ये कह रहे हैं कि शुक्ल जी ये कह रहे हैं कि इस युग की शुरुआत मुसलमानों की ने जब चढ़ाई करी तब हुई, ठीक है। इस युग की शुरुआत मुसलमानों के द्वारा किए गए आक्रमण से होती है, जिसमें साहित्य में अलग प्रकार की प्रवृत्तियों ने जन्म लिया, साहित्य में अलग प्रकार की प्रवृत्तियां जन्मी। देख लिया। एक तरफ तो आक्रमणकारी है, एक तरफ क्या है, जो सामंत थे, जो राजा थे, उनके आश्रय दाता जो थे चारण, भाट, इन सब ने उनकी चाटू, लिटरली मतलब इनकी प्रशंसा करी। इन्हें कहा यू कैन डू दैट, चलो उनके आक्रमण का रिवोल्ट करो, चलो उनके आक्रमण को डिफेंस करो, प्रतिक्रिया दो, तुम कर सकते। वीरता के ग्रंथ लिखे जाए, समझ रहे। एक अलग ही प्रवृत्ति का जन्म होता है। कौन सी प्रवृत्ति का? सामंतों के आश्रय दाता, सामंतों के आश्रित कौन थे? आश्रित चारण, चारणों आदि, चारणों एक जाति है, मैंने कहा था आपको। चारणों आदि के द्वारा अपने आश्रय दाता सामंत, आप समझे, राजा, ठीक है, आदि के द्वारा अपने अपने आश्रय दाता की प्रशंसा में वीरता एवं प्रशंसा की रचनाओं को किया जाने लगा, जिससे रासो ग्रंथों की का विकास। रासो ग्रंथ यही है जिनमें वीरता के किस्से भरे, और चारणों के द्वारा अपने उनकी बातों का यहाँ पर वीर गाथा काल हुआ है, ठीक है। ठीक है भाई, इन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर शुक्ल जी ने इस युग को वीर गाथा काल का, ये चीज समझ में आई? क्या कह दिया? वीर गाथा काल।
भाई शुक्ल जी बिल्कुल ठीक लग रहे हैं, बिल्कुल ठीक बात कह रहे हैं। है तो वीरता के रस भरे तो पड़े हैं वीरता। अब आगे चलो। लिखो। अब हम भी अपनी बात बताएंगे कि बिल्कुल हो सकता है, एकदम शुक्ल जी के पक्ष में है अभी हम। ठीक है। शुक्ल जी के द्वारा, शुक्ल जी के द्वारा जिन 12 पुस्तकों का पुस्तकों का पुस्तकों को केंद्र बनाकर वीर गाथा काल का नामकरण किया गया। वीर गाथा वह हो सकता है, हो सकता था बिल्कुल। इनमें अगर एक आध को छोड़ा जाए तो सब वीर रस से ही भरे पड़े। इनमें विद्यापति की पदावली, खुसरों की पहेली, और बीसल देव रासों को छोड़कर, रासों के अलावा सभी ग्रंथ वीर गाथात्मक हैं। अतः अतः रचनाओं की अधिकता इतनी ज्यादा, भाई जहां जिसकी अधिकता, जहां जिसकी प्रचुरता, उसी के आधार पर नाम रख दो। कौन सी परेशानी हो रही है? प्रचुरता या अधिकता को देखते हुए, को देखते हुए इन इस कालखंड का नाम समझे? कुछ बात को बता देना जिसको समझ में ना। कह रहे भाई शुक्ल जी ने कहा, देखो एक तरफ आक्रमण हो रहे थे बहुत सारे, और फिर जब आक्रमण हुए तो उनके पास में जो कवि उवि रहते थे, जो चारण उरण रहते थे, उन्होंने बिल्कुल चाटुकारिता शुरू कर दी और बढ़िया बढ़िया कविताएं कहानियां सुनाई, एकदम वीरता से लतो ओत प्रोत होकर के। और कितनी वीरता से ओत प्रोत हो गए, तो भाई इसमें वास्तव में जो चीजें मिली हैं वो वीरता से ओत प्रोत है, तो कोई इसमें दिक्कत ही नहीं। तो ये कह रहे शुक्ल जी कहते हैं कि इस युग की शुरुआत मुसलमानों के द्वारा किए गए आक्रमण से हुई, जिसमें साहित्य में अलग प्रकार की प्रवृत्तियों का उद्भव होने लगा, यानी कि बढ़िया तरीके से उद्भव हुआ। बढ़िया कौन सी हुई? जो सामंत थे, उनके आश्रित थे चारण वगैरह, तो उन चारणों ने क्या किया? अपने अपने आश्रयदाताओं की प्रशंसा करी, है ना। आश्रयदाता कौन थे? जो सामंत थे, और उनपे युद्ध चढ़ रहा था, हो रहा था, तो वीरता करी, प्रशंसा करी वीरताओं की। तो इससे नए ग्रंथ बने जिन्हें रासो ग्रंथ कह दिया, और रासो ग्रंथ के आधार पर मैंने भी कह दिया कि वीर गाथा काल है। तो मैंने क्या बुरा किया? तो शुक्ल जी ने जिन 12 पुस्तकों का हमने बताया, अभी 4 उसमें अपभ्रंश किए हैं और 8 देश काव्य किए हैं, तो कह रहे हैं कि देश भाषा की है, तो कह रहे हैं कि भाई हो सकता है इसे वीर गाथा बना के इन्होंने नामकरण कर दिया। इसमें केवल तीन पुस्तकें हैं जिसमें कि अपभ्रंश हो वो तो कोई बात नहीं,
ये कह रहे हैं कि 3 पुस्तकें जिसमें वीरता वगैरह के किस्से नहीं दिए गए, जैसे एक तो पदावली है विद्यापति की, एक खुसरो की पहेलियां हैं, इनमें क्या वीरता है, तो पहेली है पूछो तो जाने। बीसल देव रासो जो है 3 ग्रंथ है, उसके अलावा सारे के सारे में वीरता ही वीरता है। तो भाई हम जहां पर ज्यादा चीजों को देखेंगे उसके आधार पर हमने कहते हैं वीरगाथा काल है, तो क्या गलत कह रहे हैं बेचारे, तो बढ़िया ही तो बात कह रहे हैं। तो इस कालखंड के आधार पर मैंने जहां पर देखा कि जिन रचनाओं की बहुलता है, जिन रचनाओं की अधिकता है, मैंने उसी आधार पर इसका नाम रख दिया। बहुत बढ़िया हो गया भाई, ठीक है। चलो आगे चले, लिखें अब। लिख दिया, लिखें। शुक्ल जी के द्वारा दिए गए तर्क वास्तव में उचित है, परंतु कई कई परंतु देखो कई आधारों पर वीर गाथा काल के विवाद में इसके नामकरण पर प्रश्न चिन्ह लगा दिया। क्या प्रश्न चिन्ह लगाया भाई? इन्होंने कहा कि सिद्धनाथ तो मतलब वो इसमें नहीं आएंगे भाई, खुद ही कह रहे हैं। लिखिए पहले, स्वयं शुक्ल जी एक तो अपभ्रंश को ही ठीक नहीं मान रहे हैं, अपभ्रंश के किसी काव्य को फिर तुमने क्यों रखी हुई है यार अपने उसमें अपभ्रंश की रचनाएं 4। शुक्ल जी ने अपभ्रंश काव्य को आदिकाल में और स्वयं 4 रचनाएं इस कालखंड के नामकरण पर शामिल कर लिया। तुमने क्यों रखी है फिर? तुम कह रहे हो अपभ्रंश तो इसका पार्ट ही नहीं, कालखंड के नामकरण में प्रयोग कर। एक बात तो कहो। दूसरा विरोध का कारण क्या है? एक तरफ तो सिद्धनाथ साहित्य को इसकी मतलब सिद्धनाथ रचनाओं को, सिद्धनाथों की रचनाओं को साहित्य की श्रेणी से ही बाहर कर, मना ही कर दी डायरेक्ट। साहित्य की ये लिख लो फटाफट से। एक तरफ तो अपभ्रंश को कह दिया कि दिस इज नॉट इंक्लूडेड इन दिस, ये तो होगा ही नहीं इसमें, बाहर में जाओ। तो दूसरी तरफ कह रहे हैं तुम खुद रख रहे हो यार, 4 रचनाएं तुमने रख ली और उसके आधार पे तुम तर्क पे तर्क दिए जा रहे हो कि देखो वीरगाथा काल वीरगाथा। दूसरा तुम खुद ही कह रहे हो कि सिद्धनाथ तो किसी तरीके से साहित्य की श्रेणी में नहीं आने चाहिए, और आगे जाके तुम ही लिख ले रहे हो यार कि भक्ति काल का उद्भव ही सिद्धनाथ साहित्य के आधार पर हो गया। एक तरफ तो सिद्धनाथों की रचनाओं को साहित्य की श्रेणी से
बाहर करने की बात करते हैं, और दूसरी तरफ, और आगे चलकर, आगे जाके भूल भी तो जाते हैं ना हमने पहले क्या कहा था, क्या बोल रहे थे, आगे चलकर स्वयं कबीर की, कबीर ने जो उत्पन्न किया, या कबीर की पृष्ठभूमि के निर्माण में सिद्धनाथों के महत्वपूर्ण महत्वपूर्ण भूमिका बताते। तुम चाहते क्या हो, कल वो एक शुरू करेंगे। तो यानी कि कुल मिला के अभी तक हमने इनको ये सिद्ध कर दिया तुम गलत बोल। दूसरा, खुद कह रहे हैं कि ये सब रचनाएं, वो रचनाएं मिली नहीं, आधों के दो चार छंद मिले, अब छंदों के आधार पे रख दोगे क्या नाम तुम यार, है? ठीक है, लिखो इसमें, आगे कल लिखेंगे, ठीक है। यानी कि जो इन्होंने जिस प्रधान प्रवृत्ति को इन्होंने एक नाम, युग का नाम रख दिया, वो प्रवृत्ति खुद में संदिग्ध है, उसका कुछ मिला ही नहीं जुगाड़, तो इसलिए यहाँ पर इसको परेशानी का सबब माना जाता है। लिख लिया आपने? कोई सवाल है आप लोगों का? कल करेंगे कंटिन्यू, ठीक है। आदिकाल की प्रवृत्तियां, बढ़िया बढ़िया प्रवृत्तियां, खूब मजे आएंगे आपको। आज की क्लास थोड़ी डिफरेंट लगी, थोड़ी समझ आए, बताइए यार, उसमें आप, मुझे भी रिव्यू जानना होता है ना आप लोगों का, है ना? तो बताना थोड़ी डिफरेंट लगी क्या, थोड़ी हमने हल्के फुल्के तरीके से ली क्या क्लास, हमने बहुत भारी बवंडर टाइप तो नहीं ले, ठीक है। लेकिन टॉपिक बवंडर टाइप है, पर मैंने पूरी कोशिश करी अपनी तरफ से कि भाई मैं उसे थोड़े हल्के मोड में ले सकूं, तो बताना थोड़ा सा। चलो बताओ बताओ फटाफट से, लिख लिया है? चलो चलो चलो। चित्त भी तुम्हारी, पट भी तुम्हारी, बिल्कुल बिल्कुल सही बात है। नाइस सेशन, चलिए बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। कल मिलेंगे वापस से, और सेशन को थोड़ा थोड़ा सा एक्सटेंड।